मैं राजवीर सिंह शेरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, यानी इसमें संभाव्यता के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि संभाव्यता क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के अपन ने उदाहरण किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन द सेम यूनिट, डाइस्टीरियोआइसोमर्स यानी विवरिम संभाव्यता। तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखें कि क्या है ये डाइस्टीरियोआइसोमर्स यानी विवरिम संभाव्यता होती क्या है। उसके बाद जो अपन इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो परिभाषा क्या है इसकी विवरिम संभाव्यता की? वे त्रिविम समवायी जो एक दूसरे के प्रकाशिक समवायित होते हैं लेकिन परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरिम समवायी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समवायिता को विवरिम समवायिता कहा जाता है। यह समवायिता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें दो असमान असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे यौगिक चार प्रकाशिक सक्रिय अर्थात ध्रुवण घूर्णक समवायी रूपों में पाए जाते हैं, जैसे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनोइक अम्ल है। इसकी ये नीचे चार समवायी रूपों में इसको दर्शाया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी फर्स्ट जो कंपाउंड है इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा, और थर्ड जो कंपाउंड है इसका मिरर इमेज लेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ ऐसे प्रकाशिक समवायी हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड तथा फर्स्ट और फोर्थ एवं सेकंड और थर्ड और सेकंड एवं फोर्थ ऐसे समवायी हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समवायी तो हैं लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हैं। अतः इस प्रकार के जो पेयर्स होते हैं यानी जोड़े होते हैं वो एक दूसरे के विवरिम समवायी हैं। तो विवरिम समवायी के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर होता है तथा इनके प्रकाशिक गुण यानी ऑप्टिकली एक्टिव कोण जिसको बोलते हैं अपन ध्रुवण घूर्णन कोण, इसका मान भी अलग अलग होता है। इन समवायों का समअणुक मिक्सचर यानी रेशमिक मिश्रण जो है ध्रुवण अघूर्णक नहीं होता बल्कि ध्रुवण घूर्णक होता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब का समअणुक मिश्रण रेशमिक मिश्रण भारी प्रतिकार की घटना के कारण ध्रुवण अघूर्णन होता है। अब देखते हैं अपन एरिथ्रियो और थ्रियो पेयर्स क्या है, यानी ऐसे प्रकाशिक समवायी जिनमें दो किरण केंद्र से संलग्न दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही ओर होते हैं तो उसे एरिथ्रियो तथा यदि विपरीत होते हैं तो उनको थ्रियो कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड है तो इसको भी अपन फर्स्ट 2,3 डाइक्लोरो नॉट ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो फर्स्ट कंपाउंड है इसका मिरर इमेज लिया अपन ने तो इट कन्वर्ट्स इनटू सेकंड कंपाउंड। ऐसे ही थर्ड अपन ने कंपाउंड लिया उसका मिरर इमेज लिया, इट कन्वर्ट्स इनटू फोर्थ। तो ये एरिथ्रियो और थ्रियो पेयर्स है। इसके बाद फिशर का प्रक्षेपण सूत्र या फ्लाइंग वेज, फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला। जैसा कि अपने को पता है कार्बनिक यौगिकों में sp3 संकरित कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय आकृति होती है जो त्रिविम रूप से इसे कागज के दो विमाओं में निम्न प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं। यदि चतुष्फलकीय कार्बन को कागज के तल पर इस प्रकार रखा जाए कि किरल कार्बन कागज के तल पर वह दो समूह कागज के तल के सामने और दो समूह कागज के तल के सामने की ओर बंधों को ठोस लाइन यानी सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और कागज के तल के पीछे की ओर जो बंध है उनको अपन टूटी लाइन से यानी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। जैसे 2 ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर दिखाई है अपन ने।
तो जो दो सामने ग्रुप है H और OH उनको सॉलिड लाइन से दिखाया है। जो तल के नीचे की ओर है किरल कार्बन के, जैसे CH3 और C2H5 ग्रुप, उनको अपने डॉटेड लाइन से पीछे की ओर दिखाया है। यदि चतुष्कीय कार्बन को इस प्रकार रखा जाए तो कागज के तल पर किरल कार्बन साथ साथ दो बंध भी होते हैं तथा बंधे हुए दो बंधों में से एक कागज के तल के आगे होगा और एक, जिसे तेज अपन लाइन द्वारा दिखा सकते हैं, और दूसरा कागज के तल के पीछे की ओर होगा, जिसको अपन टूटी लाइनों के द्वारा यानी वही डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। फ्लाइंग वेज सूत्र का प्रयोग करके एक से अधिक किरल केंद्र युक्त यौगिकों की संरचना बनाना बहुत मुश्किल है। अतः फिशर प्रक्षेपण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि द्विविमीय प्रक्षेपण सूत्र होता है। फिशर सूत्र के अनुसार किरल केंद्र के कार्बन को दो लंबवत कटती हुई रेखाओं के भी केंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे किरल केंद्र इस डायग्राम में दिखाया है, दो सॉलिड लाइन आपस में क्रॉस करती हुई हैं, बीच में केंद्र के अंदर किरल कार्बन। अणु की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम ऊर्ध्वाधर यानी ओरिजेंटल रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि सबसे अधिक प्रायिकता वाला समूह ऊपर की ओर और निम्न प्रायिकता वाला समूह जो है वो नीचे की ओर लिखा जाता है। अन्य बचे हुए समूह वर्टिकल रेखा यानी क्षैतिज रेखा पर लिखे जाते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया अपन ने CH3 CHOH COH, यानी इस कंपाउंड के अंदर COH जो अधिक प्रायिकता वाला समूह है उसको अपन ओरिजेंटल लाइन के ऊपर की ओर दिखाया है, और CH3 जो कम प्रायिकता वाला समूह है उसको अपन ने नीचे की ओर दिखाया है। और बचे हुए दो समूह जो है H और OH उनको वर्टिकल लाइन, H को राइट हैंड साइड में दिखा दिया और H को लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिया और OH को राइट हैंड साइड में दिखा दिया। तो इस प्रकार से अपन फिशर के सूत्र को देख सकते हैं। जैसे ये आगे और कंपाउंड्स दे रखे हैं, 2-बुटेनॉल को ही अपन ने इस प्रकार से दिखाया है। नौ D तथा L नामकरण की पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ D एंड L सिस्टम। तो इस किरल केंद्र के संलग्न समूह से में अधिक प्रायिकता समूह को देखकर सबसे ऊपर टॉप में लिखते हैं। तत्पश्चात यदि कम प्रायिकता वाला समूह होगा तो उसको अपन दाहिनी ओर, अधिक प्रायिकता समूह यदि दाहिनी ओर हो तो उसे D, और यदि कम प्रायिकता वाला समूह प्रायिकता से अधिक प्रायिकता वाला समूह बाईं ओर हो तो उसे L कहते हैं। D एंड L विन्यास वाले ज्ञात विन्यास वाले यौगिक आयुपेशी पद्धति में नामकरण कर देते हैं। इस पद्धति में यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु समूह या परमाणु की ध्रुवधार रेखा पर लाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी यौगिक में इस रेखा पर न हो तो इन्हें निम्न दो प्रकार से इस रेखा पर लाया जा सकता है। यानी दो बार अंतर परिवर्तन करके एक समूह को CHO CH2OH H और OH, तो इसको अपन ने दो बार एक समूह को स्थिर रखते हुए फिक्स रख करके इस प्रकार अपन बदल सकते हैं। नाउ सीक्वेंस रूल क्या है इनका? सीक्वेंस रूल जो है इनगोल्ड और प्रीलोंग का नियम भी बोलते हैं इसको। तो ये वैज्ञानिक जो है इनगोल्ड और प्रीलोग ने समूह की वरीयता किरल यौगिक में किरल केंद्र के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित की है। किरल केंद्र से संलग्न जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है उसे सर्वाधिक प्रायिकता देते हैं। किरल कार्बन के ऊपर जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक होता हो, जैसे Cl Br I और ये H, तो परमाणु क्रमांक इसमें शो किया हुआ है। आयोडीन का 53, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17, हाइड्रोजन 1। तो I इज ग्रेटर दैन Br इज ग्रेटर दैन Cl और H। तो अधिक प्रायिकता वाला इसमें आयोडीन है और कम प्रायिकता वाला हाइड्रोजन है। यदि किरल केंद्र से संलग्न दो परमाणु समान हो तो पहले प्रायिकता उस परमाणु को देते हैं जिसका क्रमांक अधिक हो। तत्पश्चात उन समूहों को परमाणु क्रमांक देखकर उन्हें प्रायिकता देते हैं। जैसे इसके अंदर दिया है C2H5 है एक ग्रुप, एक CH3 है, एक H और OH। तो OH में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर दो में कार्बन का है तो C2H5 आ गया, दो कार्बन हो गए, फिर एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप हो गया और लास्ट में हाइड्रोजन परमाणु। इसी प्रकार से ये ब्रोमीन नीचे वाले समूह के अंदर Br NH2 CH3 और H समूह जुड़े हुए हैं। तो Br की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको देंगे अपन प्रायिकता, फिर नाइट्रोजन को देंगे, फिर कार्बन को देंगे और लास्ट में हाइड्रोजन को।
यदि किसी प्रतिस्थापी समूह में द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हों तो उन्हें 2 अथवा 3 परमाणुओं से जुड़ा मानते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड OC, तो इसको 3 परमाणुओं के द्वारा जोड़ेंगे अपन। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको 3 नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा C के साथ इस प्रकार से दिखाया। तो Br CN C2H5, सबसे पहले ज़्यादा Br होगा, फिर C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N आ गया तो इसको देंगे प्राथमिकता, फिर C2H5 को और लास्ट में हाइड्रोजन को। यदि किरल केंद्र में कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तो उस स्थिति में उन समूह का परमाणु भार देखकर वरीयता देखते हैं। जिस समूह का परमाणु भार अधिक होगा उसे प्रायिकता देंगे। जैसे NH2 CH3 D और H, तो ड्यूटेरियम जो है हैवी है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो इसको अपन प्राथमिकता देंगे। फिर RS नोमेनक्लेचर अगर देखें तो लैटिन भाषा में R का मतलब होता है रेक्टस, यानी कि प्रथम अक्षर अनुसार जिसका अर्थ होता है दायां, दाएं होता है, तथा S का मतलब सिनिस्टर, लैटिन भाषा में इसका अर्थ था बाएं से। समस्त समूह के अनुक्रम नियम के अनुसार प्रायिकता देने के उपरांत भी यदि हमारी आंखें दाहिनी ओर यानी क्लॉकवाइज घूमती हैं तो उसे R, और यदि बाईं ओर घूमती हैं तो उसे S कहते हैं। तो RS निर्धारण करने से पूर्व यौगिक में समस्त किरल केंद्रों का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखना आवश्यक होता है। अनुक्रम नियम के अनुसार जिस समूह को कम प्रायिकता मिली है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा पर लाकर ही RS विन्यास निर्धारित करते हैं। यदि यह समूह क्षैतिज रेखा पर होता है तो जो विन्यास दिखाई देता है उसके विपरीत उसका वही विन्यास होता है। यदि असममित कार्बन परमाणु पर किसी समान परमाणु के 2 समस्थानिक बंध उपस्थित हो तो प्राथमिकता उस परमाणु को दी जाएगी जिसका परमाणु भार अधिक होगा। तो इसमें Br को 1 नंबर दे दिया और 2 नंबर CH3 को, 3 नंबर D को और 4 को। तो Br CH3 D और H। तो प्रायिकता क्रम निर्धारण करने के पश्चात यदि अणु का आणविक मॉडल बनाकर मॉडल के रूप में मानते हुए अणु को ऐसे देखते हैं कि न्यूनतम वरीयता वाला परमाणु या समूह असममित कार्बन परमाणु के पीछे या देखने वाले से दूर रहे तो शेष तीनों समूह या परमाणु आंखों के सामने होंगे। अतः चतुष्फलकीय की संरचना की तुलना किसी भी 4 पहिए वाले वाहन के स्टीयरिंग चक्कर यानी स्टीयरिंग व्हील से की जा सकती है, जिसमें प्रायिकता क्रम 1 से 3 वाले समूह या परमाणु चक्कर पर उपस्थित हो तथा न्यूनतम प्राथमिकता वाला समूह जो परमाणु चक्कर को की छड़ से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया अपन ने, अधिक प्रायिकता वाला समूह कौन सा है? इसमें ऑक्सीजन एस ग्लिसरल्डिहाइड और आर ग्लिसरल्डिहाइड इसमें शो किए हुए हैं। आर ग्लिसरल्डिहाइड को अगर देखो तो ये प्रोडक्ट दिखता है एस के अंदर, ये है। इसी प्रकार से अपन ये आवश्यक हो तो न्यूनतम प्राथमिकता वाले समूह प्रेषक से दूर होने चाहिए। यदि वो प्रेषक के कारण हो तो ऐसे में जो भी विन्यास प्राप्त होता है वह काल्पनिक होता है। इसके विपरीत यौगिक का वास्तविक विन्यास होता है। तो कागज पर लिखी हुई द्विमीय संरचनाओं का विन्यास ज्ञात करने के लिए न्यूनतम वरीयता वाले समूह या परमाणु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति में रखना चाहिए। उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने के लिए 2 अंतर परिवर्तन आवश्यक होते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन से विन्यास विपरीत होता है। जैसे लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड में CH3H है, OH और COH। तो एक अंतर परिवर्तन के द्वारा जो अपन ने इसको H और OH को बदल दिया, इधर COH को ऊपर ले आया, OH को नीचे। दूसरे अंतर परिवर्तन के अंदर OH और H का कर दिया तो H नीचे की ओर आ गया इस ओरिजेंटल लाइन के ऊपर और OH जो वर्टिकल पर चला गया। यदि अणु में 2 या 2 से अधिक असममित कार्बन परमाणु हो तो प्रत्येक असममित कार्बन परमाणु को देखते हैं अपन। इसी प्रकार से RS विन्यास ज्ञात करने की दूसरी विधि है गोल्डन रूल। इस विधि में भी वरीयता क्रम जो उपयुक्त विधि के द्वारा निर्धारित करके बिना अंतर परिवर्तन किए हुए विन्यास निकाला जा सकता है। इस विधि में न्यूनतम प्रायिकता वाला समूह यदि ओरिजेंटल रेखा पर हो तो जो विन्यास वरीयता क्रम देने के पश्चात प्राप्त होता है उसे वही वास्तविक विन्यास होता है। इसके विपरीत यदि न्यूनतम प्रायिकता वाला समूह इस क्षैतिज रेखा यानी वर्टिकल हो तो प्राप्त विन्यास काल्पनिक यानी फिक्सियस होता है और इसके विपरीत यौगिक का वास्तविक या सही विन्यास होता है। अब इसके अंदर डी ग्लिसरल्डिहाइड है तो इसको अपन ने एक तरफ एस देखते हैं तो काल्पनिक है और विपरीत विन्यास अगर देखेंगे इसका तो ये आर वास्तविक है।
ऐसे ही ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया आपने आर, ये वास्तविक है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड आर। और एल ग्लिसरल्डिहाइड के भी इसी प्रकार से एस वास्तविक हो गया, और जिस नीचे लास्ट में जो डी लैक्टिक एसिड दिखाया इसका आर विपरीत विन्यास यानी आर जो होगा वो वास्तविक होगा। लैक्टिक एसिड में अंतर परिवर्तन द्वारा ROS निर्धारण कर सकते हैं अपन, जैसा कि नीचे इस रिएक्शन में दिखाया है। डी लैक्टिक एसिड ले लिया, फिर फर्स्ट अंतर परिवर्तन कर दिया, प्रोडक्ट आ गया, फिर सेकंड अंतर परिवर्तन कर दिया तो डी लैक्टिक एसिड जो है वो आर लैक्टिक अम्ल में बदल गया। इसी प्रकार से एल लैक्टिक एसिड ले, फर्स्ट अंतर परिवर्तन के द्वारा ये कंपाउंड बीच में बना लिया, फिर सेकंड इंटर कन्वर्जन करते हैं तो एस लैक्टिक एसिड जो है प्राप्त होता है। अतः 2 बार अंतर परिवर्तन करके तथा न्यूनतम वरीयता वाले परमाणु या समूह को ध्रुवाधार स्थिति में नीचे की तरफ लाकर अणु का सही विन्यास ज्ञात होता है, जैसा डी ग्लिसरल्डिहाइड में और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड में नीचे रिएक्शन के द्वारा शो किया गया है। नाउ रेसिमाइजेशन क्या है, यानी रेशिमीकरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक को किसी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तन किया जा सके रेशिमीकरण कहलाता है। यह विक्रिया अम्ल या क्षार या प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में संभव होती है। उदाहरण के लिए डी या एल 2 ब्यूटिल फेनिल कीटोन है, इसको एसिड की उपस्थिति में DL 2 ब्यूटिल फेनिल कीटोन यानी रेशमिक मिश्रण में अपन एसिड की उपस्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डी या एल 3 मेथिल 2 पेंटेनॉन है, इसको अपन गर्म करके इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू DL3 मेथिल 2 पेंटेनॉन यानी रेशमिक मिश्रण के अंदर जो है इसको अपन ने कन्वर्ट किया है। मुख्यतः रेशमिक मिश्रण में डी और एल 1:1 के अनुपात में अर्थात 50% और 50% में उपस्थित होते हैं। डी और एल मिश्रण का यानी एक तरह से मिक्सर है रेशमिक मिश्रण का, मतलब डी का पार्ट 50% और एल का पार्ट 50%, अर्थात जब यौगिक का मिश्रण पूरी तरह ध्रुवण अघूर्णक हो तो उसमें 50% डी तथा 50% एल रूप उपस्थित होते हैं तथा इसको पूर्ण रेशिमीकरण कंप्लीट रेशिमाइजेशन कहते हैं। लेकिन यौगिकों के मिश्रण में आंशिक रूप से ध्रुवण अघूर्णक रहने पर यह आंशिक रेशिमाइजेशन कहलाता है। रेशमिक मिश्रण में मुख्यतः 50% डी तथा 50% एल रूप होते हैं, जो प्रतिपूर्ति यानी एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ध्रुवण अघूर्णन हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई भी असमित अणु न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करके सममित मध्यवर्ती द्वारा उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इसे अभिक्रिया में 50% अणुओं का विन्यास परिवर्तित हो जाता है और रेशमिक मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में नीचे दिखाया गया है। ओके, थैंक यू। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे।